हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्वागत है आप लोगों का सेट 4 में, जहां हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश कोर का जो एग्जाम 13 फरवरी और 14 फरवरी को होने वाला है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए 100% मार्क्स लाने के लिए जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसमें हम लोग आज सेट नंबर 4 करने वाले हैं। और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो हर एक चीज को अच्छा से देखना। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट अच्छा से मेरे साथ साथ पढ़ोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम लोग वीडियो में आगे कर लेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। जब कभी भी हम लोग कोई रिपोर्ट लिखते हैं, तो रिपोर्ट के अंदर में जो नरेशन लिखा जाता है वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए। तो हमको पता है ना, अगर हम लोग मान लो कोई भी चीज के ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो रिपोर्ट हमेशा लिखा जाता है पास्ट के बारे में। यानी अगर मान लो जो घटना घट चुका है उसके बारे में रिपोर्ट लिखा जाता है। जैसे आप कहीं पे रोड एक्सीडेंट होते हुए देखे, या कहीं पे योगा सेमिनार था, कहीं पे डांस कंपटीशन था जो हो चुका है, कहीं पे आप घूमने गए हुए थे उसके बारे में बताओ, या मान लो कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, खत्म हो चुका है, उसके बारे में बताओ। तो हमेशा जो रिपोर्ट लिखा जाता है वो हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म का होता है। जो घटना अभी अभी कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले जो घटना घटा है, उसी के बारे में रिपोर्ट लिख के बताया जाता है। इसलिए रिपोर्ट लिखते समय हम बताए थे कि हम लोग रिपोर्ट लिखते समय वे, वाज और वेयर का जरूर यूज करते हैं, क्योंकि इसी में हम लोग जो है वो रिपोर्ट लिख के कंप्लीट करते हैं। तो रिपोर्ट लिखते समय जो नरेशन होता है वो हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है, यू आर सुधांशु या सुनिधि। लड़का लोग अपने आप को सुधांशु बोलोगे, लड़की लोग अपने आप को सुनिधि बोलोगे। आप क्या हो? एक टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया जो है एक न्यूज पेपर है, वहां आप रिपोर्टर हो, ठीक है, रिपोर्टर हो। और आपने एक इंसिडेंट को कवर किया था जिसका नाम था ए डे नाइट रोबरी। अब आपने इस इंसिडेंट को कवर किया, अब इस रिपोर्ट को आपको अपने न्यूज़पेपर में छापना है। तो इस न्यूज़पेपर में इस रिपोर्ट को छापने के लिए आपको एक अच्छा और करेक्ट टाइटल खोज के बताना है कि कौन सा करेक्ट टाइटल होगा इन चारों में से। तो देखो, आपका जो टॉपिक था, जो मैटर था, वो ए डे नाइट रॉबरी के बारे में था। और यहाँ देखो ऑप्शन में दिया गया है ए डे नाइट रॉबरी। तो अगर टॉपिक अगर ए डे नाइट रॉबरी का है और आपको अगर ऑप्शन में भी ए डे नाइट रॉबरी दे दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब आप इस रिपोर्ट को न्यूज़पेपर में छापोगे, तो आप ए डे नाइट रॉबरी जब लिखोगे, तो ये इन चारों में से सबसे अच्छा सुटेबल टाइटल माना जाएगा, ठीक है। आया मेरा बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए बोल रहा है, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। हम लोग हमेशा लेटर टू एडिटर जो लिखते हैं, हमेशा वो एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं। लेटर टू एडिटर हमेशा न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बोल रहा है क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर टू एडिटर। जब हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं, तो वहां सबसे अच्छा जो सैल्यूटेशन होगा वो क्या माना जाएगा? सैल्यूटेशन मतलब होता है संपादक। जैसे लिखते हैं ना, रिस्पेक्टेड सर या मैम, तो या तो आप रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखो, या अगर आपको रिस्पेक्टेड वर्ड नहीं यूज करना है तो आप सर और मैम करके भी उसको लिख सकते हो। तो सबसे अच्छा सैल्यूटेशन होता है सर या मैम, ठीक है। याद है ना, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, उसके नीचे लिखते हैं डेट, उसके नीचे लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद एक रो छोड़ करके हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के नीचे हम लोग सैल्यूटेशन लगाते हैं रिस्पेक्टेड सर या सिर्फ सर या मैम करके। तो सबसे अच्छा सैल्यूटेशन यही होता है। उसके बाद तो मेन बॉडी लिखते हैं और लास्ट में सब्सक्रिप्शंस लिखा जाता है, ठीक। ए नोटिस इन ए फॉर्मल मीन्स। एक नोटिस जब कभी भी लिखा जाता है तो उसका साधारण मतलब होता है कम्युनिकेशन करना। यानी नोटिस के थ्रू किसी पर्सन को उस चीज का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। नोटिस लिखने का एकमात्र मकसद यही है कि जो पर्सन नोटिस लिख रहा है वो किसी दूसरे को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन बोले तो कम्युनिकेशन। नोटिस इसलिए लिखा जाता है ताकि दूसरे लोगों को भी उसके बारे में बताया जा सके, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, रुको, हाँ ऊपर हो गया ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। जब हम लोग कोई एक आर्टिकल लिखते हैं तो लास्ट में जब उस आर्टिकल का कंक्लूजन होगा वो इन चारों में से क्या नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल लिखते समय जो उसका कंक्लूजन यानी जो निष्कर्ष निकलेगा वो कभी भी ऑर्डर होना नहीं चाहिए। यानी सामने वाला को पढ़ के ये ना लगे कि यार ये तो आर्टिकल के थ्रू कोई ऑर्डर हमको बता रहा है। आगे, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इन चारों में से
जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें इन चारों में से किसको इंक्लूड करते हैं। तो आर्टिकल लिखते समय जो है वो हेडिंग और टाइटल को लिखा जाता है सबसे टॉप में, क्योंकि आर्टिकल लिखते समय ग्रीटिंग द ऑडियंस इसको नहीं लिखा जाता है। सैल्यूटेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। थैंकिंग द ऑडियंस ये भी लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये रिपोर्ट में लिखा जा सकता है लेकिन आर्टिकल में नहीं लिखा जाता है। आया बात समझ में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? चलो आगे। अब देखो हम लोगों का बुक का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और एक चीज, अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में 100 में 100% मार्क्स एकदम लाना चाहते हैं, तो याद है हम 45 डेज का इंग्लिश का जो सीरीज लेकर के आए थे, जिसमें हम आप लोगों को एडवांस राइटिंग स्किल में नोटिस लिखना, आर्टिकल लिखना, रिपोर्ट लिखना, लेटर लिखना सिखाए थे। जो 2 गो पैसेज पूछा जाता है आपका, एक नॉर्मल पैसेज होता है और एक होता है आपका नोट्स मेकिंग समरी राइटिंग, वो भी सिखाए थे। साथ ही साथ आपको फ्लेमिंगो और बिस्तास के बुक में जितने भी स्टोरी हैं, जितने भी पोएम है, उन सभी लोगों का एक्सप्लेनेशन हिंदी में, उनका हैंड रिटन नोट्स हो गया। साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ हर चीज़ हम आप लोगों को पहले ही करवाए थे। जो स्टूडेंट मेरा 45 दिन का वो सीरीज को किए हो ना, अगर वो कर लोगे ना, तो भाई 100 में 100% मार्क्स आपका कहीं नहीं आएगा। बस हम जो-जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएँगे वो सब कर लेना। और लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी हमसे जुड़ रहे हो या कुछ दिन पहले हमसे जुड़े हो और इससे पहले अगर इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े हो, तो डरने का बात नहीं है। अभी से अगर हमसे आप जुड़ रहे हो, तो हम जो भी चीज़ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ को आप लोग पढ़ते जाना। तो भी आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है? अच्छा क्या? शानदार नंबर आएगा। आगे, व्हिच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको पर्शियन वार। ये जो फ्रैंको पर्शियन का वार हुआ था उसमें कौन कंट्री हारा था? डिफीटेड का मतलब होता है हार का सामना करना या हारना। तो यहाँ पे जो है वो फ्रांस हार गया था। द रेक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रेक पिकर के पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं था लेकिन उनके पास क्या था? राशन कार्ड। बट दे हैव ओनली राशन कार्ड। ठीक है, आगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वाज डगलस व्हेन ही वेंट द टू द कैलिफोर्निया बीच। जब विलियम डगलस कैलिफोर्निया बीच गए थे, उस समय विलियम डगलस कितने साल के थे? तो उस समय विलियम डगलस 3 या 4 ईयर के थे। 3-4 साल के थे जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे। ठीक है, आगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखो बोल रहा है डगलस हैड एन अवर्जन्स टुवर्ड। एवर्जन्स मतलब समझ लो डर। विलियम डगलस को जो है वो किस चीज से डर लगता था या किस चीज से उनको डर था? तो वो पानी से, वाटर से बहुत ज्यादा डरते थे। उनको तैरना नहीं आता था, इसलिए विलियम डगलस को वाटर फोबिया भी करके बोला जाता था। इन पेडलर्स व्यू, व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। ये जो पेडलर था, रेड ट्रैप सेलर बॉय, उसको ये पूरा दुनिया कैसा लगता था? तो रेड ट्रैप को पूरा दुनिया लगता था होल्ड वर्ल्ड इज नथिंग जस्ट लाइक ए रेड ट्रैप। उनको लगता था कि ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। क्या लगता था? एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ओके, आगे। 13 नंबर बोला जा रहा है व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो एक तरीके का कार्यक्रम हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था दिसंबर 1916 को और इसमें लगभग 2301 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किया था और यही वो जगह है लखनऊ का, यही प्रोग्राम में जहां राजकुमार शुक्ला जी जाके महात्मा गांधी जी से मिले थे और उनको चंपारण लेकर के आए थे, जो इंडिगो स्टोरी में बताया गया है। पेन केक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। प्राइन केक ब्रांड नेम है किस चीज का? मेकअप मटेरियल का। जो भी स्टूडेंट 45 डेज का हमसे अगर वो सीरीज किए थे ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको हम नहीं पढ़ाए होंगे। इसीलिए अगर आप उसको देख सकते हो तो हम सजेस्ट करेंगे जरूर उसको देख लेना। एक दिन में 3-4 वीडियो देख लेना। ठीक है, चलो आगे आते हैं। बोला गया है हु वाज द ओनर ऑफ जिमिनी स्टूडियो। जिमिनी स्टूडियो के ओनर कौन थे? जिमिनी स्टूडियो के ओनर थे मिस्टर वेजन। हु रेफर्ड विंटर व्यूज एज ऑर्डियल। किनके अनुसार जो इंटरव्यू था उनको ऑर्डियल माना गया है? तो एच जी वेल्स। एच जी वेल्स के रिगार्डिंग ये जो इंटरव्यू था उन्होंने उसको ऑर्डियल माना था। क्या माना था? ऑर्डियल। ठीक है, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है व्हेन हु वेयर सोफिया एंड जेंसी। हु वेयर सोफिया और जेंसी। सोफिया और जेंसी कौन थी? तो सोफिया और जेंसी फ्रेंड, और फ्रेंड के साथ साथ वो दोनों क्लासमेट भी थी। तो फ्रेंड और क्लासमेट ऑप्शन नंबर डी पे दोनों बोल रहा है बी एंड सी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो यहां क्या मिलेगा? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 118 टू 20।
यानी एक पोयम मिलेगा नीचे, उस पोयम से पढ़ के हमको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। हम आपको बार-बार यही समझाते हैं कि भाई पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको ज़रूर पूछेगा। इसलिए आपको पोयम एकदम अच्छे तरीके से करके रखना है क्योंकि पोयम से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है? बोल रहा है और हम हर एक पोयम करवाए हैं डिटेल्ड में एकदम अच्छे से। फिशर्समैन इन द कोल्ड सी, ये फिशरमैन वो जो मछुआरे जो ठंडे समुद्र से मछलियां पकड़ रहे हैं, कुड नॉट हार्म द व्हेल, उनसे अनुरोध है कि वो मछलियों को नुकसान यानी व्हेल मछलियों को नुकसान ना पहुंचाए। एट द मेन गादरिंग साल्ट, और वो लोग जो समुद्र से नमक निकाल रहे हैं, कुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, उन्हें एक बार अपने हाथों को देखना चाहिए। जो नमक समुद्र से नमक निकालने के दौरान उनके हाथ छिल चुके हैं, हाथ में कई सारे झल्ले पड़ चुके हैं। अब देखो ये जो स्टोरी है, ये जो पोयम है, ये पोयम है आपका कीपिंग क्वाइट का। किसका है ये? कीपिंग क्वाइट का है और इनके जो ऑथर है, पोएट हैं, वो है पब्लो नेरूदा। हम डिटेल्ड में अच्छा से इसको पढ़ाए हैं। अब इसी से रिलेटेड देखो 2 क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन, हू इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट यानी पोयम? इस पोयम के पोएट कौन है? तो हम लोग अभी पढ़े थे, पब्लो नेरूदा है। आया समझ में? स्टीफन स्प्लेंडर कौन-सा स्टोरी पोयम लिखे हैं? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। कमला दास कौन-सा पोयम लिखी है? माय मदर एट 66। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन-सा पोयम लिखा है? इन्होंने लिखा है ए रोड साइड स्टैंड। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला जा रहा है, व्हाट डज़ द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू? पोएट क्या चाहते हैं कि वो जो फिशरमैन है वो क्या ना करे? नॉट टू हार्म द व्हेल्स, वो चाहते हैं कि वो लोग व्हेल्स को नुकसान ना पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन गादरिंग साल्ट कुड लुक एट हिज, वो लोग जो समुद्र से नमक निकाल रहे हैं उन्हें अपने किसको देखना चाहिए? हार्ट हैंड्स को, उनको अपने हाथों को देखना चाहिए जो नमक निकालने के दौरान काफी ज्यादा मतलब छिल चुका है वो। ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर। देखिए, बोल रहा है टू व्हाट डज़ द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर? कमला दास ने अपनी माँ को कैसे कंपेयर किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस साल के लिए ये। ठीक है? कमला दास ने अपनी माँ को कैसा कंपेयर किया था? तो उन्होंने अपनी माँ को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया था। ठीक है? आगे बोला गया है द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम डील्स विथ द थीम ऑफ, देखो अब आप बोलोगे कि सर एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये तो सर इस साल एनसीईआरटी से हट गया है, तो जैक बोर्ड भी तो नहीं पूछेगा। हटा था तो ये पिछले बार भी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम हटा था और मॉडल पेपर में इसका जिक्र भी नहीं था, लेकिन फिर भी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था। तो भाई जैक बोर्ड पगला बोर्ड, अब भाई इसका कुछ गारंटी नहीं है, तो हम सजेस्ट करेंगे अभी पढ़ लेते हैं। बाकी आगे जैसे ही क्लियर हो जाएगा कि ये चीज नहीं है तो उस समय नहीं पढ़ना, छोड़ देना उसको, नुकसान तो कुछ नहीं है। ठीक है? तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का जो थीम है वो बताया गया है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। इसमें बताया गया है कि सामाजिक भेदभाव किस तरीके से होता है, सामाजिक असमानताएं और समाज में सबको एक तरीके का समझा नहीं जाता है। बेसिकली कास्ट वाइज बहुत ज्यादा अमीरी गरीबी होता है। आगे 23 नंबर, व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रीच? वो जो मिड फॉरेस्ट था उनको ब्रेक रीच कौन करता था? तो इनका राइट आंसर होगा हम लोगों का मस्क रोजेज। ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड में किन चीजों को बेचा जाता था? ऑप्शन नंबर ए वाइल्ड बेरीज सही है, गोल्ड एस्क्यूलिस सही है, तो इसका राइट आंसर होगा बी एंड सी बोथ। ठीक है? एक सेकंड देना हमको, हाँ, बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग? आंट जेनिफर्स ने जो टाइगर बनाया था वो टाइगर्स क्या कर रही है? तो आंट जेनिफर्स ने जो टाइगर बनाया था वो लोग, ये जो कैनवास थे, ये जो पूरा का पूरा फ्रेम था जहां उन्होंने टाइगर को, वो नहीं होता है सुई से और ऊन से जो बुन के बनाया जाता है एमरल्ड जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने ये जो एमरल्ड करके जो टाइगर्स बनाया था वो ऐसे दिख रहा था कि पूरा टाइगर्स स्क्रीन में कूद रहा है, कोई इधर कूद रहा है, कोई इधर कूद रहा है, इस तरीके से जंपिंग करते हुए दिखाया है। ठीक है? जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन मतलब यही कैनवास। ठीक है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर? पेडलर को रात में ठहरने के लिए शेल्टर कौन, मतलब रात को रुकने के लिए ऑफर उसको कौन किया था? एन ओल्ड क्रॉफ्टर उसको ऑफर किया था। ठीक है? ओल्ड क्रॉफ्टर उसको ऑफर किया था। ठीक है?
नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 27। बोला गया है हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर कौन भेजा था? तो फर्स्ट डे कवर जो है वो सेम भेजा था। कौन भेजा था? सेम भेजा था। ठीक है, फर्स्ट डे कवर कौन भेजा था? सेम भेजा था। हु वाज चार्लीज वाइफ। चार्ली की वाइफ का नाम क्या था? चार्ली का वाइफ का नाम लूसिया था। ये जो हाना है ना, ये हाना थी इसकी वाइफ डॉक्टर सडाउ की। हाना जो थी वो डॉक्टर सडाउ की वाइफ थी। ठीक है, सडाउ की। हु वाज यूमी। यूमी कौन थी? तो यूमी डॉक्टर सडाउ के यहाँ काम करने वाली सर्वेंट थी। डॉक्टर सडाउ के यहाँ काम करने वाली सर्वेंट थी जिनका नाम था यूमी। ठीक है, आया बात समझ में? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टाइगर किंग स्टोरी में किसे एक दूसरे का दुश्मन बताया गया है? तो टाइगर किंग स्टोरी में दुश्मन बताया गया है बुल एंड टाइगर। जो राजा रहते हैं जिलानी जंग जंग बहादुर या द टाइगर किंग, उनका जन्म बुल की राशि में होता है, इसलिए उनको टाइगर से खतरा होता है। हु वाज डॉक्टर सडाव। डॉक्टर सडाव एक जापानीज डॉक्टर थे। टोटल 40 गो एमसीक्यू है। डॉक्टर सडाव क्या थे? एक जापानीज डॉक्टर थे। ठीक है, 40 गो एमसीक्यू है टोटल। आगे बोला गया है द एनिमी ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। वो प्रोग्राम जो हाई स्कूल के स्टूडेंट को जर्नी टू द एंड में लेकर के जाता था, उसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। टिसानी ढोसी इसी का मेंबर था। ठीक है, और जिस नाव से ये सफर होता था, उस नाव का नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की। क्या नाम था उस नाव का? एकेडमिक सोकाल्स्की उस नाव का नाम था। हाउ मेनी टाइम जोन डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू द एंड जर्नी टू अंटार्कटिका। ये जो अंटार्कटिका का सफर पे टिसानी ढोसी गई थी, वो कितने टाइम जोन को क्रॉस करके गई थी? तो उन्होंने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया था। हम बता दे रहे हैं, ठीक है, 9 टाइम जोन को उन्होंने क्रॉस किया था, और 6 वाटर टेरिटरी बॉडी को और 3 चेक पोस्ट को उन्होंने पार किया था। 9 टाइम जोन, 6 चेक पोस्ट और एक रुको रुको 9 टाइम जोन, 6 चेक पोस्ट और 3 वाटर टेरिटरी बॉडी को उन्होंने पार करके गया था। 9 टाइम जोन, 6 चेक पोस्ट और 3 वाटर टेरिटरी बॉडी, और लगभग पिछले 100 घंटा से सफर करने के बाद वो अंटार्कटिका पहुंची थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। लेट्स टाइगर बी वेयर। किसने कहा था टाइगर सावधान हो जाओ? ये कहा था द प्रिंस जिलानी जंग जंग बहादुर ने। हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा ने उसे 25 डायमंड रिंग्स भेजा था। कितने डायमंड रिंग भेजा था? सॉरी 25 बोल रहे भाई, 50 डायमंड रिंग भेजा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है इच स्टोरी टोल्ड बाय जेक हैड ए स्मॉल क्रिएचर नेम्ड। ये जो है आपका सूड विजार्ड हिट मम्मी का है। ठीक है, तो सूड विजार्ड हिट मम्मी में जेक अपनी बेटी जो को जो कहानी सुनाया करता था, उसमें वो हमेशा कौन सा एक कॉमन नाम यूज करता था सभी कैरेक्टर के लिए? तो वो होता था रोजर। कौन सा कॉमन नेम यूज करता था? रोजर। व्हाट डू मिस्टर लेम मेक ऑफ क्रेप्स एप्पल्स। मिस्टर लेम वो जो अपने गार्डन से जो क्रेब एप्पल्स को चुनता था, उसका वो क्या करता था? तो उसका वो जेली बनाया करता था। क्या बनाया करता था? जेली बनाया करता था। आगे नेक्स्ट आते हैं 38। हाउ मेनी टाइम्स हैड इवांस एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन। वो जो इवांस था, इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल या जीरो लेवल बोल लो। इवांस कितने टाइम उस जेल से भागने में कामयाब हो चुका था? 3 बार। 3 बार वो उस जेल से भाग चुका था। ठीक है, आगे बस 2 क्वेश्चन और खत्म हो गया। बोला गया हु वाज एनन। एनन बोलो या अन्ना बोलो, जो मन करे वो। हु वाज एनन। एनन कौन था? तो बामा का बड़े भैया थे वो। ठीक है, बामाज एल्डर ब्रदर, बामा का बड़ा भैया। वेयर डिड जिट कालासा हाइड हरसेल्फ। जिस कालासा ने अपने आप को कहाँ छुपा दिया था? तो उन्होंने अंडर ए बेड, उन्होंने बेड के अंदर अपने आप को छुपा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बाल काटा जाए। अब हमको बताओ, अगर आप लोग 45 डेज का जो सीरीज हमसे किए थे, उसके बाद क्या इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो हम नहीं पढ़ाए थे आप लोगों को? ईमानदारी से बताना। 100 का 100% क्वेश्चन आप लोगों को हम पढ़ाए थे। समझ में आया? इसीलिए बोल रहे हैं अगर 45 डेज का सीरीज नहीं की है तो कर लो, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। मेरे साथ आज से अभी से जुड़ करके कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ो। हम आप लोगों का बेड़ा पार करवाएंगे। बहुत शानदार नंबर से हम लोग पास होंगे, और इस बार एग्जाम में हम लोग झंडा गाड़ देंगे। हम लोग का नाम का डंका इस बार झारखंड के कोने-कोने में गूंजेगा। ठीक है? चलो, एग्जाम के लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।
शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने वाले हैं, तो बस अगर आप सभी स्टूडेंट एक-एक बार शेयर कर दोगे, तो भाई 50,000 सब्सक्राइबर हम लोगों का पुर जाएगा। तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना, ठीक है? बाय, टेक केयर।